क्वेश्चन में देखो क्या था। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस, और इस पे पार्टिकल्स रखे हुए हैं जिसका मास कितना है। पहले पार्टिकल का मास m। आइडेंटिकल पार्टिकल्स है सारे के सारे, ठीक है। सारे के सारे पार्टिकल्स हम कैसे लेते हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब होता है कि सबके मास क्या है, एक जैसे हैं। तो पहले पार्टिकल का मास अगर m होगा तो सेकंड पार्टिकल का मास भी कितना होगा, थर्ड पार्टिकल का मास, फोर्थ पार्टिकल का मास। और ऐसे ही हमने कितने पार्टिकल्स लिए हैं, n पार्टिकल्स लिए। अब n का नंबर कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। फिलहाल हमें नहीं पता। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल एम। और सारे के सारे पार्टिकल्स का, ईच एंड एवरी पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल एम है। ठीक है, क्लियर है ये बात इतना। उसके बाद देखो क्या करोगे, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देते हैं। जो पहले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है 1,0। कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। और ओरिजिन से कौन सा एक्सिस पास होगा, वाई एक्सिस भी पास होगा और साथ में एक्स भी पास होगा, ठीक है। सेकेंड पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कितना है, 2,0। थर्ड पार्टिकल का 3,0। फोर्थ पार्टिकल का 4,0। और nth पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, n,0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसके अबाउट, वाई, वाई प्राइम के अबाउट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्स और एक्स प्राइम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कितना होगा, जीरो क्यों होगा, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स एक्सिस पे ही रखे हुए हैं। और अगर हमें जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है, उस एक्सिस पे अगर पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे किसके अबाउट, एक्स, एक्स प्राइम के अबाउट, वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वाई, वाई प्राइम के अबाउट। तो बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई, वाई प्राइम, ठीक है। वाई, वाई प्राइम के अबाउट हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है बताओ, 1 टू n, 1 से शुरू हो रहा है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n। अब वो n का नंबर 10 भी हो सकता है, वो भी हम एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे जो हमने कल होमवर्क भी दिया था, ठीक है। तो फाइनली देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले पार्टिकल का मास, पहले पार्टिकल का मास कितना है बताओ, कितना है, m, इनटू पहले पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, जिस एक्सेस के अबाउट आप क्या कर रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो। तो मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं। ये हमारा कौन सा एक्सेस है, वाई, वाई प्राइम। और जो हमारा पहला पार्टिकल है, पहले पार्टिकल का देखो कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0। 1,0 का मतलब क्या है, मतलब उसका जो एक्स पे डिस्टेंस है वो कितना है, 1 है, ठीक है। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो सबका यूनिट किसमें, मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं 1,0 की, तो ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1। और अगर क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस का मीटर यूनिट क्या लिया है, मीटर लिया है, तो 1 मीटर। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बताओ। तो इस पार्टिकल का वाई, वाई प्राइम के, वाई, वाई प्राइम से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो कितनी हो जाएगी, 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 का स्क्वायर पहले पार्टिकल के साथ हो गया। क्योंकि ये समेशन है तो समेशन का मतलब क्या होता था, ऐड होना, ठीक है। फिर सेकंड पार्टिकल के लिए करते हैं। सेकंड पार्टिकल का मास कितना है देखो, 2 है, कहाँ 2 है, m। और सेकंड पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस होगी किसके अबाउट, किससे, वाई, वाई प्राइम के अबाउट,
वो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, 2 हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस तीसरे पार्टिकल का मास। तीसरे पार्टिकल का मास कितना है, अगेन m है। डिस्टेंस कितनी है बताओ, 3 का स्क्वायर। और ऐसे कितनी बार चला जाएगा बताओ, n टाइम्स। इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसमें बताओ। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है देखो, m कॉमन आ रहा है सब में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और कहाँ तक जाएगा ये बताओ, प्लस n स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, किसकी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है आपका 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ये आपको याद रखना है। जहां भी आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर दिखाई दे, इसका मतलब उसका समेशन क्या होगा, उसका समेशन होगा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। n के आगे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, 10 पार्टिकल्स होंगे तो 10 रख देना, 5 पार्टिकल्स होंगे तो 5 रख देना। ठीक है, तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ ले जाके पुट करते हैं। तो जैसे हम इस वैल्यू को यहाँ ले जाके पुट करेंगे तो फाइनली देखो हमारा I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका मास वैसा ही रहेगा जैसा है, और इस पूरे की जगह आप क्या पुट कर सकते हो बताओ, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। क्या ये बात क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है बताओ। पर ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करोगे जब आपका कुछ इस टाइप से सीरीज बनेगी, पहली कंडीशन। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, तुम्हारा मास क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरी पार्टिकल का इक्वल होना चाहिए, मतलब आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए। तो ये एज अ शॉर्ट ट्रिक तो यूज करोगे, ठीक है, पर इस शॉर्ट ट्रिक में क्या ध्यान रखोगे कि मास ऑफ द ईच पार्टिकल, मास ऑफ द ईच पार्टिकल शुड बी सेम या इक्वल, शुड बी इक्वल। मतलब इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, आइडेंटिकल पार्टिकल। कौन था भाई वैसे ये है, चलो जो भी है, पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, है फिर से कोई बात नहीं, दोबारा नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद इस पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, मास गिवन होगा ना, मास जैसे गिवन होगा, अभी मैं 3 kg, 3 नंबर ऑफ टर्म्स मान लो 10 पार्टिकल्स हैं, तो n की जगह कितना आ जाएगा, n की जगह 10 आ जाएगा, और m की जगह कितना आ जाएगा, 3 kg। ये क्या हो गया ना, ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक हो गया टाइप का, ठीक है, क्योंकि अगर 10 अलग अलग पार्टिकल्स का कैलकुलेट करने जाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा, पहले पार्टिकल का कैलकुलेट करोगे, फिर सेकंड पार्टिकल का कैलकुलेट करोगे, फिर थर्ड पार्टिकल का कैलकुलेट करोगे, फिर फोर्थ पार्टिकल का कैलकुलेट करोगे, तो टाइम हमारा बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा उससे। मतलब इसको डायरेक्ट अप्लाई करना, डायरेक्ट आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। क्या है, आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब होता है जिसका मास क्या होता है, सेम होता है, एक जैसे पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारे हमशक्ल 7 हमशक्ल होते हैं, वैसे आइडेंटिकल क्या होता है, हमशक्ल की तरह कह सकते हो, पार्टिकल्स के हमशक्ल एक जैसे। किसका, इस फॉर्मूले का, ये वाला,
ये याद करना है मैथमेटिक्स में ही, ठीक है। अब वो मैथमेटिक्स वाले सिखाएंगे। अरे ठीक है भाई, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लिया सबने, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन है, ये y एक्सिस है हमारा, ये x एक्सिस, ओरिजिन। जो पहला पार्टिकल है उसका मास है 3 kg, कोऑर्डिनेट है 1,0 मीटर। दूसरा पार्टिकल है उसका मास भी है 3 kg, कोऑर्डिनेट है 1,0 मीटर। तीसरा पार्टिकल है उसका मास भी कितना है 3 kg, कोऑर्डिनेट है 1,0 मीटर, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे दो मेथड है, या तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो जो फॉर्मूला जस्ट हमने थोड़ी देर पहले करा, या अलग अलग पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट कर दो। सॉरी, डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, 2,0 और ये कितना हो जाएगा 3,0, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास टोटल दो मेथड है, तो दोनों ही मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3 हैं। तो 3 पार्टिकल्स का हम अलग अलग भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल मेथड का यूज करते हैं, जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे थे। तो आई इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था बताओ, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बताओ, आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। अच्छा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। अब देखो आई, आई क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए होता है। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बताओ यहाँ पे, 3। तो आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 to 3 तक, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखते हैं, फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है ना, 3 kg। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, वाई वाई एक्स, किसके अबाउट, वाई वाई प्राइम के अबाउट। बेसिकली हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई प्राइम, ठीक है। किस एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, वाई वाई प्राइम के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मास ऑफ द पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल का मास 3 kg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तो 1 मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस सेकेंड पार्टिकल का मास कितना है 3 kg, डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर, प्लस तीसरे पार्टिकल का मास कितना है, डिस्टेंस कितनी है, तो कितना आ जाएगा देखो, 3 × 1 प्लस 3 × 4 प्लस 3 × 9, तो 3 + 12 + 27 कितना आ गया बताओ, 42 kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, बेसिक फॉर्मूला से। अब क्या इसमें हम ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मास क्या है, सेम है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो फाइनली क्या हमने फॉर्मूला लिखा था बताओ, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, m इंटू 1/6 n+1 2n+। अब क्योंकि मास यहाँ पे इक्वल है, पहले पार्टिकल का मास भी 3 kg है, सेकंड पार्टिकल का मास भी 3 kg है, थर्ड पार्टिकल का मास भी क्या है 3 kg है, इसका मतलब हम इस शॉर्ट ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो देखो वैल्यू पुट करो, m की जगह कितना आ जाएगा 3, 1/6 ऐसे ही रहेगा, n क्या था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है बताओ, तो n की जगह कितना आ जाएगा 3, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे 3 है, तो n की जगह हमारा कितना आ गया 3, n+1 कितना हो जाएगा 4, 2n+1 7, ठीक है। कुछ कट रहा है देखो, ये कितनी बार चला जाएगा 2 टाइम्स, और ये कितनी बार चला जाएगा
2 टाइम्स, तो कितना बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 7, कितना आ गया बताओ 42। तो क्या दोनों ही मेथड से आपका फॉर्म आंसर सेम आ रहा है? ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 3 थे, तो इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, दोनों ही मेथड क्या रहेगा, सेम टाइम लेने वाला है। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जो कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाला हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर देते हैं। किसी को कोई इसमें डाउट है बताओ? डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट कर देना है। कल कौन कौन एब्सेंट था, तुझसे पूछा? तुम लोगों को समझ में आ रहा है जो एब्सेंट थे? इसलिए कभी भी एब्सेंट मत होना। तुझे बहुत चिंता हो रही है, अपना भविष्य सोच तो। चलो इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमने यहाँ पे कितने पार्टिकल्स ले लिए, 10 पार्टिकल्स ले लिए। चौथा पार्टिकल उसका मास भी कितना है, 3 kg। डिस्टेंस कितनी है, कोऑर्डिनेट कितना है, 4,0 मीटर। पांचवा पार्टिकल उसका मास भी कितना है, 3 kg। डिस्टेंस कितना है इसका, कोऑर्डिनेट कितना, 5,0 मीटर। और ऐसे ही कितने पार्टिकल्स रखे हुए बताओ, 10 पार्टिकल्स। तो जो 10वां पार्टिकल होगा उसका मास भी कितना होगा, 3 kg, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 10,0। तो टोटल 10 आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। इन 10 आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए तुम्हें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, वाई वाई प्राइम के अबाउट। चलो सॉल्व करो खुद से। और जिसका आंसर आएगा वो सिर्फ अपने हाथ उठा देना। ठीक है, ले लेना जिसका पहले आंसर आएगा, सही भी आना चाहिए आंसर। लग रहा कल से मुझे टॉफी का एक डब्बा लेकर आना पड़ेगा सबके लिए। चलो ये भी ठीक है, टॉफी के लालच में ही सही, क्वेश्चन तो तेजी से करोगे। चलो ठीक है, कल से एक डब्बा लेकर आ ही जाते हैं, हर एक क्वेश्चन। जिसका आंसर मैच करे, जिसका आंसर सही आएगा, जिसका आंसर सही आएगा उसको टॉफी का डब्बा में, मतलब डब्बा नहीं मतलब टॉफी मिलेगा। अच्छा किस किस का आ गया आंसर बताओ? चलो यहाँ ध्यान दो, जिनका नहीं आया। फॉर्मूला क्या था बताओ, m 1/6 n n+1 2n+1। अब सबसे पहले देखना है कि क्या आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होना चाहिए, 1,0। सेकंड क्या होना चाहिए, 2,0। थर्ड क्या होना चाहिए, 3,0। तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या देखना है कि ईच एंड एवरी पार्टिकल का मास क्या होना चाहिए, सेम, इक्वल। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। मास कितना गिवन दे रखा बताओ, 3 kg। एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, 10। ठीक है, या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कहाँ पे खत्म हो रहा है बताओ, 10,0 पे। ठीक है, 10,0 पे, इसका मतलब जो लास्ट पार्टिकल होगा वो हमारा कौन सा पार्टिकल होगा, 10th पार्टिकल होगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। m की जगह 3
1/6 1/6 रहेगा, n की जगह कितना आ जाएगा 10, n+1 मतलब 11, और 2n+1 कितना हो जाएगा 21। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है बताओ, 1155 kg/m²। ठीक है, किस किस का आया था ये आंसर? ठीक है, अभी नहीं मिलेंगे, कल से कर्जा, ऑलरेडी मैं कर्जे में हूँ। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया, इसमें किसी को कोई डाउट है बताओ? नहीं। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, उस क्वेश्चन को ट्राई करो, वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो, दो पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1 और सेकंड पार्टिकल का मास है m2। दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब किस एक्सेस के अबाउट निकाल रहे हो, सपोज दैट ये सेंटर ऑफ मास है, सपोज ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, तो किस एक्सेस के अबाउट निकालोगे, इस एक्सेस के अबाउट। इस एक्सेस को मैं नाम दे देता हूँ ए बी, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास। चलो कैलकुलेट करो फटाफट, 2 मिनट का टाइम देगा। वैल्यू क्यों आएगी, m1 और m2 और d के टर्म्स में आएगा आंसर। कितना है, x कहाँ गिवन है? हमेशा एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स गिवन होते हैं सिर्फ आंसर उसी के टर्म्स में आना चाहिए। x यहाँ कहीं भी गिवन दे रखा है, नहीं दे रखा ना, x को रिप्लेस करो फिर। जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। दोनों के बीच में तब होगा जब दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल होंगे, तब ठीक बीच में से जाता है। फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले एक्स को रिप्लेस करने का दिमाग में सोचो, एक्स को कैसे रिप्लेस करना है, और फिर वो जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो हर जगह अप्लाई कर सकते हो। 4, चलो देखो यहाँ पे, इसका डायग्राम अलग से बना देता हूँ मैं। ये पहला पार्टिकल है m1, ये सेकंड पार्टिकल है m2। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर एक एक्सिस जा रही है ए बी। ठीक है, एक तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस ए बी एक्सेस के अबाउट मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ P, इसको नाम दे देता हूँ Q, और इसको नाम दे देता हूँ R। ठीक है, ए बी सी भी दे सकते हो, बट ऑलरेडी मैंने एक्सेस ए भी ले लिया तो दोबारा ए बी यूज नहीं करता हूँ।
अब ये बताओ कि जो हमारा पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू क्या होगी? पी क्यू की वैल्यू क्या होगी? M2 D अपॉन M1 प्लस M2। याद आया कहीं? सेंटर ऑफ मास में जब टू पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था, तो टू पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया था कि जो हमारा क्या था, पहले पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेकेंड पार्टिकल का मास इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन दोनों पार्टिकल का मास का सम। याद आया ये फॉर्मूला? नहीं आया तो याद कर लो। कैसे ध्यान रखना है? पहले हम क्या करते हैं, आर आर क्यू भी लिख लेते हैं। आर क्यू क्या है? ये वाला डिस्टेंस, देख रहे हो? ये हमारा क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे आर क्यू में मास कितना है बताओ? M1 M2 है। M2, तो M2 को नेगलेक्ट कर देना, भूल जाना। तो M2 की जगह क्या लिखोगे? M1। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? D। और अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2। जब मैंने पी क्यू कैलकुलेट किया, तो पी क्यू में मास किया था बताओ? पी क्यू के पास M1, तो M1 को क्या कर दोगे? तो M1 की जगह क्या क्या आ जाएगा बताओ? मास की जगह दोनों के बीच का कितना, अपॉन टोटल मास, मतलब M1 प्लस M2। अब ये जो पी क्यू है, पी क्यू क्या है? पी क्यू है मास M1 का डिस्टेंस, मास M1 का डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर ऑफ मास से। समझ में आई बात? तो पी क्यू क्या है यहाँ पे? पी क्यू है डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका? पार्टिकल का। कहाँ से? सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? M1। ऐसे यहाँ पे जो आर क्यू है, आर क्यू क्या है बताओ? आर क्यू है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, कौन से पार्टिकल का? M2 का। क्लियर हुआ इतना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? आई। किसके अबाउट निकालना है? ए बी के अबाउट निकालना है। इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? समेशन ऑफ आई MI/R² टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? तो आई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 1 to 2। IAB इज इक्वल टू पहले पार्टिकल का मास कितना बताओ? M1 इनटू पहले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कहां से लोगे? जिस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो। किस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो? AB के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो। तो उस पार्टिकल का AB से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? PQ का स्क्वायर प्लस सेकंड पार्टिकल का मास कितना बताओ? और सेकंड पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, कहां से? जिस एक्सेस से आप क्या कर रहे हो, जिस एक्सेस के अबाउट आप क्या कर रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो। तो कितना हो जाएगा बताओ? वो RQ, या QR भी लिख सकते हो, RQ²। ठीक है। अब यहाँ पे IAB M1 ऐसा ही रहेगा। PQ की वैल्यू कितनी है बताओ? PQ की वैल्यू कितनी है? M2D अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, प्लस M2 ऐसे ही रहेगा। RQ की वैल्यू कितनी है बताओ? M1D अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली देखो, इसको अगर मैनिपुलेट करोगे तो IAB इज इक्वल टू, देखो M1 ऐसे ही रहेगा, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? M2² इंटू D² अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, प्लस M2 ऐसे ही रहेगा, ये स्क्वायर अगेन इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, M1² D² अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है देखो, एक तो D² कॉमन आ रहा है ऊपर से, या फिर पहले एलसीएम ले लो।
एलसीएम लोगे तो दोनों क्या है देखो, अपॉन में क्या है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, इससे भी इसकी हमें जरूरत नहीं थी। तो फाइनली आई ए बी एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आएगा, एलसीएम क्या है हमारा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया ना। और फाइनली ऊपर क्या बचेगा देखो, m1 m2 स्क्वायर डी स्क्वायर, ये वैल्यू लिख दी हमने, प्लस m2 m1 स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हम्म, एक तो m1 m2 कॉमन आ रहा है और दूसरा डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, याद रखना इस बात को, जब भी आप कॉमन लेते हो तो इसका मतलब क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो एक तो m1 m2 कॉमन लिया और दूसरा क्या कॉमन लिया, डी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, m1 m2 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर में क्या डिवाइड कर रहे हो, m1 m2 इंटू डी स्क्वायर डिवाइड कर रहे हो। तो जब इसमें m1 m2 इंटू डी स्क्वायर डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, एक सिर्फ m2 बचेगा। सिमिलर इसमें भी क्या डिवाइड करोगे, m1 m2 इंटू डी स्क्वायर। तो जब m1 m2 इंटू डी स्क्वायर डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बताओ, m1, और अपॉन क्या होगा बताओ, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया एक बार। फाइनली क्या बचा बताओ आंसर, आई ए बी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आई ये बात। अब ये हो गया तुम्हारा क्या, एक बहुत लंबा चौड़ा मेथड। अब इसका शॉर्टकट समझो, पर सिर्फ उसी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो इस शॉर्टकट को जहां रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस मास। तो रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट समझो पहले यहाँ पे, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से इसको समझाता हूँ। और ये रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट जहां जहां अप्लाई करोगे, तुम्हारा आंसर जहां 10 लाइन में आना होगा वहां दूसरी लाइन में आ जाएगा। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर उस कॉन्सेप्ट की कंडीशंस हैं कुछ, तो उन कंडीशंस पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग छुट्टी पे थे कल, उनको समझ में आ रहा कितना बड़ा नुकसान हुआ है उनका। तू क्या हाँ कर रहा है, तो छुट्टी पे था। एक दो तीन, तुम लोग तो सेवा दे रहे थे। कहाँ पंडाल पंडाल लगा था क्या, भंडारा का भाई बताओ। हाँ भाई, हमारी तो स्पेशल एंट्री होगी, वीआईपी एंट्री। पता नहीं कल कहाँ ये सेवा दे रहे थे भंडारे में, वो टी शर्ट पहन के घूम रहे थे। नहीं नहीं, एक आध टी शर्ट मेरे साइज का भी लेते हैं। छुट्टी मत करो, छुट्टी करोगे अल्टीमेट अपना ही नुकसान करोगे, ठीक है। टाइम कितना हो रहा
अब यहाँ पे रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। सबसे पहली बात, रिड्यूस मास का जो नोटेशन होता है वो होता है म्यू। क्लियर? नोट डाउन कर लेना, रुक जाओ थोड़ा सा। इसका नोटेशन क्या होता है? म्यू। और रिड्यूस मास आप कब अप्लाई करोगे? जब आपके पास दो पार्टिकल्स हैं। तीन पार्टिकल्स के लिए कभी अप्लाई नहीं करोगे। बेसिकली आपको ध्यान देना है कि आपको कब अप्लाई करना है, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होने चाहिए? दो। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करोगे? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? टू। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में था, कितने थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ? दो। तो टोटल दो पार्टिकल्स होने चाहिए। जरूरी नहीं दो पार्टिकल्स हो, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो ब्लॉक भी हो सकते हैं। ओवरऑल दो मासेस होने चाहिए आपके पास। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? दोनों मास इक्वल भी हो सकते हैं और दोनों मास डिफरेंट भी हो सकते हैं। दूसरा, एफ नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, कहीं भी आपको यहाँ पे एफ नेट फोर्स दिखाई दे रहा है? कोई भी यहाँ पे फोर्स की बात चल रही है? नहीं चल रही है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हुई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? दो। या टोटल नंबर ऑफ कितने ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ओवरऑल दो मासेस होने चाहिए। तो क्या यहाँ पे दो मासेस है? पहली कंडीशन फुलफिल हुई। सेकंड कंडीशन क्या थी बताओ? एफ एक्सटर्नल कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या यहाँ कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का फोर्स दिखाई दे रहा है? क्या हमने कहीं भी यहाँ पे किसी भी प्रकार के फोर्स की बात करी? ना तो हम एमजी फोर्स की बात कर रहे हैं, ना नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ना यह स्ट्रिंग है कि टेंशन की बात हो। कोई भी फोर्स है? नहीं है। तो क्या यहाँ पे रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लग सकता है? हाँ या ना? सिर्फ दो ही कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब आप उस क्वेश्चन में रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रिड्यूस मास है वो होता है म्यू इज इक्वल टू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन पहला मास प्लस दूसरा मास। क्लियर हो ये बात? और जैसे ही आप रेडियस मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, अब वो दो मास मिलके कितने मास हो जाता है? एक सिंगल मास हो जाता है। ठीक है, समझ में आया ये? अब अगर मैं यहाँ पे रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, तो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से आई ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास की जगह क्या आएगा बताओ? मास की जगह रिड्यूस मास आएगा। ठीक है, और रिड्यूस मास क्यों क्यों हम अप्लाई कर रहे हैं रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट? क्योंकि इन दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है ये? फुलफिल कर रहा है ये क्वेश्चन। अगर ये दोनों कंडीशन को ये क्वेश्चन फुलफिल नहीं करता तो रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते। एसएचएम में भी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिनके आंसर 10-10 लाइन के हैं, पर जैसे हम रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आंसर कितनी लाइन में आ जाएगा? 2 लाइन में आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात? तो फाइनली यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हम यहाँ पे रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां मास है वहां रिड्यूस मास रख देना। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? मास। अब यहाँ मास की जगह क्या आ जाएगा? रिड्यूस मास। क्लियर? और इनटू दोनों मास के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों मास के बीच का डिस्टेंस कितना बताओ? डी। तो दोनों मास के बीच का डिस्टेंस है डी, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और रिड्यूस मास की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है बताओ? ये ऑलवेज होती है। ठीक है, रिड्यूस मास की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। समझ में आई ये बात? बस आपको कंडीशन देखना है। तो फाइनली म्यू की वैल्यू क्या रख दोगे बताओ? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इनटू क्या आ जाएगा बताओ? डी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या आंसर हमारा सेम आया? आया कि नहीं आया? तो ये जो हमने 10 लाइन में क्या कहता है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसको आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को बताओ? चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वही वैल्यू कर रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन, एक क्या करते हैं इस क्वेश्चन पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल का मास है 3 kg।
और सेकंड पार्टिकल का मास है 4 kg। 4 नहीं, इसको लेते हैं 6 kg। ठीक है, और दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 18 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन आपको क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो फटाफट। देखते हैं। अच्छा, एक बात अपने माइंड में और सेट कर लो, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था। कोई भी पढ़ने में बच्चा अच्छा या बुरा नहीं होता है, सबका पोटेंशियल एक जैसा होता है। और अगर आप बिल्कुल ध्यान से किसी भी लेक्चर को देखते हो, इवन कॉमर्स के लेक्चर को भी ध्यान से देखोगे ना, और कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, तो तुम्हें लेक्चर समझ में आने लगेगा। तो सब्जेक्ट तुमसे सिर्फ अटेंशन मांगता है और कुछ नहीं। अगर तुम अटेंशन दे रहे हो सब्जेक्ट को, तुम्हें लेक्चर समझ में आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं होता है, कोई भी पढ़ने में खराब नहीं होता है। सारा फैक्टर किसका आता है? अटेंशन का। जो अटेंशन देगा उसको चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो अटेंशन नहीं देगा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो सिर्फ पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ लेक्चर को देखो। ठीक है, उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो फिर मेरे से बोलना। मैं 101% लिख के दे रहा हूँ, अगर आप अटेंशन दे रहे हो, आप पूरे फोकस के साथ किसी भी लेक्चर को देख रहे हो, 101% वो लेक्चर समझ में आएगा। अच्छा, किस किस का आंसर आ गया? ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? आई कैलकुलेट करना है। तो एक एक्सेस ले ले जो इसके सेंटर ऑफ मास से होके जा रहा होगा, तो इसको मान लेते हैं, खैर फर्क पड़ता नहीं है। इस एक्सेस का नाम क्या दे देते हैं? ए बी। ए बी कहाँ से पास हो रहा है? इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है? आई ए बी। क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ रिड्यूस मास का? अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिड्यूस मास म्यू इनटू दोनों मास के बीच का परपेंडिकुलर, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस। दोनों मास के बीच का डिस्टेंस कितना है? 18। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी स्क्वायर लिख देते हैं। तो डी इज इक्वल टू कितना है? 18 मीटर। और म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है? 3 kg। m2 कितना है? 6 kg। अपॉन m1 कितना है? 3 प्लस m2 कितना है? 6। कितना हो जाएगा फाइनली? देखो 3 इंटू 6 अपॉन 9 आ जाएगा। ये कितनी बार चला गया? 3 टाइम्स। और ये कितनी बार चला गया? 2 टाइम्स। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 kg। क्या सही कैलकुलेट किया है? हाँ, तो डिस्टेंस अभी बच रहा है ना, अभी म्यू म्यू 2 kg आ रहा है ना सबका। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आई ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू। म्यू की जगह कितना आ जाएगा? 2। और डी डिस्टेंस कितना है बताओ? 18 का स्क्वायर। तो फाइनली आई ए बी 18 का स्क्वायर कितना होता है? 3 2 4। ठीक है, और फाइनली इसको चलो बहुत बढ़िया, 648 kg मीटर स्क्वायर। सबका यही आ रहा था आंसर? किस किस का आया था? ठीक है, तुझे क्या हो गया, तेरा क्यों नहीं आया? आ गया ना? अच्छा, तो ये था डिस्क्रीट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क्रीट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो गया। जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन करवा दिए।